सबसे पहले ये क्वेश्चन इराइज होता है कि ये स्कूल ऑफ थॉट से मतलब क्या है। स्कूल ऑफ थॉट से मतलब यही है कि हमारे नफ्सियात में जब ये एक सेपरेट डिसिप्लिन कंसिडर किया गया, इसमें कौन कौन से मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव सामने आए, किस किस एंगल से नफ्सियात को स्टडी किया गया, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान के नफ्स को मुताल्लिक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो स्ट्रक्चरलिज्म है। उसके बाद जो है फंक्शनलिज्म, फिर साइकोएनालिसिस, लास्ट वन इवोल्यूशनरी है। हम सबसे पहले बात कर लेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इंसान के नफ्सियात के बारे में। इन लोगों का एम्फिसाइज किस चीज पर था। स्ट्रक्चरलिज्म पहला स्कूल ऑफ थॉट था, जो कि हम कह सकते हैं कि ये ही वही स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी वजह से नफ्सियात का एक डिसिप्लिन वजूद में आया। इसमें जो की फिगर्स थे जिन्होंने स्ट्रगल किया था, जिनकी मेहनत से साइकोलॉजी एक्सेप्टेड डिसिप्लिन कंसीडर की गई, वो थे विल्हेम वुंड एंड एडवर्ड टिचनर। विल्हेम वुंड और एडवर्ड टिचनर ने किस चीज पर बात की थी नफ्सियात के हवाले से। उन लोगों ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे सेकंड लास्ट सेंटेंस में, दे एम्फसाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी। उन्होंने सबसे पहले जब नफ्सियात का डिसिप्लिन आ गया तो सबसे पहले माहिर नफ्सियात ने इंसान के दिमाग के, इंसान के जहन के स्ट्रक्चर की तरफ, साख्त की तरफ एम्फसाइज किया। इंसान का ये जहन किस चीज से बना होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड डिफरेंट साइंटिफिक मेथड यूज की है, जिनमें से एक मेथड ये है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन एक साइंटिफिक और हम कह सकते हैं एक रिसर्च मेथडोलॉजी है, एक रिसर्च अप्रोच या एक रिसर्च टेक्निक हम कह सकते हैं। और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि it is a process of objectively examining and measuring your own thoughts and mental activities. इसका मतलब ये है कि जब आप अपने थॉट्स को, आप अपने मेंटल इसको ऑब्जेक्टिवली एग्जामाइन करते हैं और उसको मेजर करते हैं, तो उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स, इंट्रो मीन खुद ही, इंस्पेक्शन मीन मतलब ये कि वो एनालाइज करना, ठीक है, किसी चीज को एग्जामाइन करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। अच्छा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव एग्जामाइन से क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव एग्जामाइन से मतलब ये है कि जो चीज जैसी है आप उसको वैसे ही एक्सप्लेन करें, आप उसमें खुद की कोई सब्जेक्टिविटी इंक्लूड ना करें, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को यूज करके उन्होंने इंसान के स्ट्रक्चर के, माइंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था, फाइंड आउट किया था। अच्छा, अभी आइए देखते हैं कि इंसान के माइंड का स्ट्रक्चर किन कंपोनेंट से बना होता है। उन्होंने कहा था कि माइंड इंक्लूड्स सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स हैं इंसान के माइंड के। ये चारों चीजें मिलकर इंसान के जहन को साख देते हैं। सबसे पहली जो चीज है सेंसेशन। सेंसेशन से क्या मतलब है? सेंसेशन से मतलब यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम 5 सेंसेस के जरिए, 5 सेंसेस, यू नो पीपल, द वेरी फर्स्ट वन इज आई, ईयर, स्मेल, टच एंड टेस्ट। इन 5 सेंसेस के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिसीव करते हैं, हम उसको सेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, जब हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं दुनिया से, तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं अपने दिमाग के जरिए से, ठीक है। तो जब हम आईज के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं दुनिया से, तो हमारे ब्रेन का जो है ना फ्रंटल लोब उसमें इन्वॉल्व होता है। जब हम किसी चीज को सुन रहे होते हैं तो हमारे टेम्पोरल लोब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो आई थिंक उसमें ऑक्सीपिटल लोब हमारा
इन्वॉल्व होता है। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम दुनिया से कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो हम उसको परसेप्शन देते हैं, सॉरी उसको हम परसीव कर लेते हैं। परसीव से मतलब ये है कि किसी चीज को मायने देना, किसी चीज को इंटरप्रेट करना। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब भी आप लोगों के हाथ में कोई कील लग जाए तो वो आपका ब्रेन आपको यही कहता है कि यार ये चीज खतरनाक है, ये आपको दर्द दे दी, इससे खुद को हटाए। तो वो आप अपने हाथ को उनसे हटा देते हैं। यानी कि आप के हाथ के साथ कील का लगना, उसको परसीव, उसको इंटरप्रेट किया गया, उसको मीनिंग दी गई, ब्रेन ने मीनिंग दी, यही मीनिंग यार वो चीज खतरनाक है, वो आपको दर्द देगी। नेक्स्ट, जब हम किसी चीज को परसीव कर लेते हैं तो हम उसके साथ इमोशंस को एसोसिएट कर लेते हैं। जब हम कोई चीज कोई पॉजिटिव इवेंट को देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस रन कर लेते हैं। जब हम किसी नेगेटिव इवेंट को देख लेते हैं, किसी नेगेटिव चीज को देखे, तो हम फिर नेगेटिव इमोशन से सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इमोशंस के साथ फिर ये एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं, यानी कि फिर ये एज अ होल इंसान के माइंड को बना देता है, यानी कि सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ मूव करते हैं, वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था इंसान के नफ्सियात का। इन लोगों ने किस चीज पर फोकस किया? नफ्सियात के बारे में। इन लोगों ने इंसान के माइंड पर फोकस किया कि वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्लियर? दे एम्फसाइज्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ द माइंड। इन स्कूल ऑफ थॉट का जो पायनियर था वो विलियम जेम्स था। इन्होंने कहा था कि हमें इंसान के नफ्सियात के, इंसान के जहन की साख के बारे में एम्फसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इंसान के दिमाग के फंक्शंस की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हम इंसान के जहन के फंक्शंस के बारे में स्टडी कर ले, क्योंकि जब हम इसको स्टडी करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ उनका काफी गहरा ताल्लुक है। हमें इस चीज की तरफ नहीं पढ़ना चाहिए कि इंसान का जहन किस चीज से बना है, रादर हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि इंसान के दिमाग क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब हम नफ्सियात में इंसान के फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें उससे काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। हमारे मुआशरे में ये उस वक्त की बात है, 1900 जब स्टार्ट हो रहा था उस वक्त की बात है, या 1890 हम कह सकते हैं। उस वक्त लोगों को जो नफ्सियाती मसाइल हुआ करते थे तो उनके हल बहुत कम हुआ करते, लाइक उनके हल मालूम नहीं थे कि उनको हम कैसे टैकल करते हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज। नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट था वो साइकोएनालिसिस था, जिसको हम साइकोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट था, इन्होंने नफ्सियात के किस चीज के बारे में बात की थी? अच्छा, इन्होंने अच्छा सबसे पहले तो मैं बताऊं, इनका जो पायनियर था, जो जिन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट को डेवलप किया था, वो थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी इंसान की नफ्सियात के हवाले से कि इंसान जितने भी बिहेवियर्स परफॉर्म करता है, जितने भी मेंटल प्रोसेसेस इंसान परफॉर्म करता है, उसमें अनकॉन्शियसनेस एक फैक्टर है, ये इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब ये अनकॉन्शियस से क्या मतलब है? अनकॉन्शियस से मतलब यही है कि हर वो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमें आगाही नहीं होती एट द मोमेंट, जिसके बारे में हमें आगाही नहीं होती एट द मोमेंट, रादर हम जब उसके बारे में जब डीपली सोचते हैं, जब इंतहाई प्रोफाउंडली उनके बारे में थॉट रखते हैं, तभी जाकर हमें वो इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाती है, हम उनसे बाखबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताता चलूं साइकोलॉजी में, और वो ये है कि उसी चीज पर सिगमंड फ्रॉइड ने भी बात की थी, और इसी चीज से फिर आप लोग ये अनकॉन्शियसनेस को भी सही से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये है क्या। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिगमंड फ्रॉइड ने इंसान के माइंड को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, कि इंसान का जो जहन है उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या है? एक मिनट, I think I have to write it here. जो सबसे पहला हिस्सा है वो मैं मजीद थोड़ा कर लेता हूँ, वो है क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस।
लेवल। दूसरा जो है वो सब कॉन्शियसनेस है। तीसरा लेवल है वो अनकॉन्शियसनेस लेवल। अच्छा, ये जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल की अगर हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट लेवल में वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें एट द मोमेंट याद होती है, जिनसे हम बाखबर होते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे जहन के कॉन्शियस लेवल में मौजूद होती है। ये जो सबकॉन्शियस लेवल है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे दिमाग के उस लेवल में मौजूद होते हैं कि जिसके बारे में हम मौजूदा तौर पर मौजूदा वक्त में अवेयर, लेकिन जब हम थोड़े से उनके बारे में सोच लेते हैं तो वो हमारे माइंड में और हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाते हैं, हम उनसे बाखबर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो तीसरा लेवल है अनकॉन्शियस लेवल, ये वो लेवल है इंसान के जहन का जिसमें वो इंफॉर्मेशन होती है कि जिसको हम एट द मोमेंट उनसे अवेयर नहीं होते, हम उनके बारे में थोड़ा सोच कर उनके बारे में आगाही हासिल नहीं कर सकते until and unless जब हम उनके बारे में डीप सोचना शुरू कर देते हैं और उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो तभी वो हमारे पास हमारे कॉन्शियस लेवल में आ जाती है। तो इसको कहते हैं कॉन्शियस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्रेन के, इंसान के दिमाग के इस लेवल में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। अनकॉन्शियसनेस को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि यार बेखबरी, हम इसको कह सकते हैं कि बेखबर होना। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा था कि इंसान जितने भी बिहेवियर परफॉर्म करता है उसमें एक अनकॉन्शियस लेवल जो है हमारे जहन का, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वही इंफॉर्मेशन ज्यादा हमारे बिहेवियर में रोल अदा करते हैं। अच्छा, उन्होंने फर्दर ये भी कहा था कि उस अनकॉन्शियस में, उस लेवल में कौन सी किस्म की इंफॉर्मेशन ज्यादा पाई जाती है। वो कहते हैं कि सेक्सुअलिटी एंड एग्रेशन, इससे रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन उस लेवल में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल डिजायर्स एंड एग्रेशन एंड विशेस आर इन्वॉल्व्ड एज अ मोटिव इन आवर बिहेवियर्स। गॉट द पॉइंट। तो इसी तरह उन्होंने आगे फिर फर्दर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बात की थी कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। यही पहले पर्सनैलिटी थ्योरी थी कि जिन्होंने इंसान की शख्सियत के बारे में बताया था कि इंसान की शख्सियत कैसे डेवलप होती है, उनका प्रोसेस क्या होता है, उनका अमल क्या होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने इंसान की शख्सियत, इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कहा था कि ये मुख्तलिफ स्टेजेस में डेवलप होती है, ना कि एक ही टाइम और एक ही पुश में डेवलप होती है, रादर देन मुख्तलिफ स्टेजेस में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बिहेवियरिज्म की तरफ, जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था। बिहेवियरिज्म क्या कहता है नफ्सियात के बारे में? इसमें जो मेजर बंदे थे वो थे इवान पाब्लो, वाटसन एंड स्किनर। उन्होंने कहा था कि टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड टू अंडरस्टैंड द साइकी वन शुड एम्फसाइज ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इस स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था कि अगर साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन आप लोगों ने मूव करना है, इसको अगर हमने आगे लेकर जाना है, तो बजाय इसके कि हम उन चीजों को ऑब्जर्व करें कि जो कि हमें दिखाई नहीं देते। जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म ने बात की थी इंसान के जहन के कंपोनेंट्स के बारे में, इंसान का जहन हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। ठीक है, तो इसलिए बिहेवियरिज्म ने कहा कि हम यार क्यों नफ्सियात में उस चीज को पढ़ते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। फंक्शनलिज्म ने बात की थी इंसान के दिमाग के, इंसान के जहन के फंक्शंस के बारे में कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बिहेवियरिज्म ने उसको भी क्रिटिसाइज किया था कि हमें उस चीज पर भी फोकस नहीं करना चाहिए नफ्सियात को आगे ले जाने के लिए। जब इन चीजों को क्रिटिसाइज करके इन लोगों ने खुद क्या बताया था कि किस चीज पर हमें एम्फसाइज करना चाहिए? इन लोगों ने कहा था हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पर एम्फसाइज करना चाहिए कि जिन चीज को हम देख सकते हैं हमें उस चीज को स्टडी करना चाहिए, ताकि हम
साइकोलॉजी को आगे ले जा सके। ठीक है, इसमें फिर आगे इन लोगों ने जो वाटसन था, स्किनर था, इन्होंने फिर आगे क्या कहते हैं लर्निंग पर एम्फसाइज किया था कि हम जितने भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं, उसके बिहाइंड और इस उसमें जो मेजर रोल होता है वो लर्निंग का होता है। यानी कि हम जो भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं वो हम लर्न कर चुके होते हैं, मुआशरे से, अपने घर से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट ने ये बात की थी, इसकी जो थिंकिंग है, जो एम्फसाइज है, वो थोड़ी सी टेक्निकल और डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जांपल से आप लोग को समझ आ जाएगी। अच्छा, इसका जो क्या कहते डेवलपर था वो मैक्स वर्थाइमर था। इसका मेरे ख्याल में ताल्लुक थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ भी था। इन्होंने कहा था कि he believed that psyche couldn't be broken down into any smaller elements। जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म ने इंसान के साइकी को डिवाइड किया था सेंसेशन में, परसेप्शन में, इमोशंस में एंड एक्सपीरियंसेस में, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, इंसान के साइकी को हमें डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर हम इंसान को आते हैं तो उनको हमें पूरा देखना होगा, पूरा परसीव करना होगा, ऐसा होल लेना होगा, ना कि उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में लेकर, मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टडी करके फिर उसके बारे में जजमेंट दे सके। नहीं, ऐसा नहीं। इसकी उन्होंने एग्जांपल दी थी कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सीडी प्लेयर है। सीडी प्लेयर में से उसमें से जब हम सीडी डालते हैं और उसको फिर आके फर्दर टीवी के साथ हम कनेक्ट करते हैं या एलईडी के साथ कनेक्ट करें, तो फिर तभी सीडी में जो कुछ होता है वो हमारे पास स्क्रीन में आ जाता है। अच्छा, अब ये स्टार्ट वाले कहते हैं कि अगर हम सीडी में से सीडी को हटा देते, सीडी रूम को हटा देते, स्विचेस को हटा देते, उसमें जो चिप्स लगे होते हैं उनको हटा देते हैं, हर एक चीज को अलग अलग कर देते हैं, तो क्या फिर वो चीज वर्कआउट करेगी? नहीं करेगी। फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि यार ये सीडी प्लेयर है? नहीं, क्योंकि सीडी प्लेयर तभी कहलाता है कि जब उसमें प्रॉपर हर एक चीज एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ। यानी कि हम यहाँ पर एक और मिसाल आप लोग के सामने, मोबाइल फोन, अगर इसका स्क्रीन अलग हो, बैटरी अलग हो, दूसरे पार्ट्स अलग हो, तो क्या हम उसको एज सेल फोन कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, हम तभी कंसिडर करेंगे जब वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, ह्यूमनिस्ट वाले क्या कहते हैं नफ्सियात के बारे में? ह्यूमनिस्ट वाले कहते हैं कि इंसान का जो नफ्सियात है इसमें ज्यादातर रोल उसकी फ्री विल का होता है। फ्री विल से मतलब ये है कि इंसान के पास आजादी होती है, खुद मुख्तारी होती है, इंडिपेंडेंसी होती है, ऑटोनॉमी होती है। इंसान जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, इंसान जो बिहेवियर भी परफॉर्म करना चाहे वो बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हम ये नहीं है कि इंसान, जिस तरह के साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान के बिहेवियर में उनके अनकॉन्शियस फोर्सेस का एक किरदार होता है, और अनकॉन्शियस फोर्सेस में इंसान के बचपन से लेकर मौजूदा वक्त तक जितने भी उनके पास उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, हादसात हुए हैं, वाकयात हुए हैं, अच्छे और बुरे, उन सब को उसमें रोल होता है। तो जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड यही कहता है, तो ठीक इसी तरह ह्यूमनिस्ट वाले कहते हैं कि नहीं यार, बचपन की इंफॉर्मेशन चलो ठीक है, उनके साथ इवेंट्स हुए हैं, वो भी रोल अदा करते हैं, लेकिन उसमें इंसान का अपना फ्री विल भी इन्वॉल्व होता है। इंसान जो भी बिहेवियर परफॉर्म करता है, इंसान अगर अच्छा बनता है, इंसान अगर बुरा बनता है, तो उसमें उनका फ्री विल भी होता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह बिहेवियरिज्म वालों ने कहा था कि इंसान के बिहेवियर में किस चीज का रोल होता है? लर्निंग का होता है। यानी कि उन्होंने घर से सीखा होता है, मुआशरे से सीखा होता है, स्कूल से सीखा होता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अदर एकेडमी से सीखा होता है, लर्न किया होता है। ये ह्यूमनिस्ट वाले कहते हैं कि ठीक है, इब्राहिम मास्लो कहते हैं कि ठीक है, इसमें अनकॉन्शियस फोर्सेस का भी रोल होता है, इसमें लर्निंग का भी रोल होता है, लेकिन ये चीज भी जरूरी है कि इंसान के फ्री विल को भी देखा जाए, क्योंकि इंसान जो बिहेवियर परफॉर्म करता है वो जानबूझकर ही करता है मोस्टली, मतलब उसमें उसका कोई मकसद होता है। अच्छा, फिर इन लोगों ने एक क्लाइंट सेंटर थेरेपी, चलिए इस चीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चलिए जनरली बता दो आप लोगों को इंटरेस्ट के लिए, कि ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वही स्कूल ऑफ थॉट है कि जिन्होंने एक ऐसी थेरेपी डेवलप की थी कि जिसमें अगर कोई क्लाइंट वो अपनी लाइफ में एडमिनिस्टर कर लेता है तो वो मतलब उनकी जिंदगी सुधर जाती है, अच्छी बन जाती है।
क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का जो पर्सन है मैन, वो कार्ल रोजर है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब इंसान को 3 चीजें मिल जाती है तो वो हेल्थी पर्सनैलिटी बन जाती है, तो वो एक अच्छे इंसान बन जाता है मुआशरे के लिए, तो वो आगे कुछ कर सकता है। वो 3 चीजें क्या है, ये आप लोग के सामने मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी नोट डाउन कर लें। सबसे पहले चीज जो है वो क्या कहते हैं, अनकंडीशनल अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। दूसरा जो कंपोनेंट है वो कंग्रुएंस, एंड तीसरा जो कंपोनेंट है वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, व्हाट वाज दैट, बट कंग्रुएंस के साथ साथ एक और चीज भी थी, बट चलिए उनको स्किप कर ले रहे। जो पहली 2 चीजें हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसका मतलब ये है कि इंसान को आपने किसी कंडीशन के बेस पर उनको अप्रिशिएट नहीं करना, किसी कंडीशन पर आपने उनके साथ मतलब उनको लाइक नहीं करना, उनको आपने प्यार नहीं करना किसी कंडीशन के बेस पर, आपने उनको अनकंडीशनली बगैर किसी शराइत के, बगैर किसी क्या कहते हैं कंडीशंस के और बगैर किसी मतलब एक खास फैक्टर्स के आपने उनको उनको प्रेजल भी देनी है, उनको दाद देनी है, उनको मतलब लव करना है इस तरह। कंग्रुएंस का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि इंसान अगर खुश हो तो आप भी उनके साथ खुश हुआ करें, अगर वो नाराज है, सॉरी वो अपसेट है, तो आप भी उनके साथ थोड़ा सा अपने मूड को डाउन किया करें ताकि वो भी ये समझ सके, उनको इमोशनल ये सपोर्ट मिल जाए कि हाँ यार ये जो अगला बंदा है मेरे उदास होने के साथ साथ ये भी उदास हो गया, मतलब ये कि ये मेरे लिए यहाँ पर मौजूद है। यानी कि जो अगला बंदा जैसा महसूस कर रहा है, जैसा वो सफर कर रहा है, आप भी उनके साथ वैसा ही मतलब एहसासात डेवलप कर ले, उन्हीं के एहसासात के साथ अपने एहसासात को कर ले, तो इनको कांग्रुएंस कहते हैं। अब आपने ऐसा नहीं करना कि इंसान खफा है और आप उनके सामने हंस रहे हो, अगले इंसान रो रहा है और आप हंस रहे हो, अगले इंसान हंस रहा है और आप उसमें से बीच में आकर कोई और चीज बता देते हो, उनका मूड ही खराब कर देते हो, ठीक है। तो क्लाइंट सेंट्रिक थेरेपी यही कहती है कि इंसान को हेल्थी होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कंग्रुएंस, एंड तीसरी चीज सॉरी मैं भूल गया, अभी याद नहीं है, मॉडल भी कह सकते हैं। ये कहते हैं कि इंसान के बिहेवियर में, ठीक है पहले वालों ने कहा था कि इंसान के बिहेवियर में बचपन, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, फ्री विल और कॉग्निटिव फंक्शंस का भी रोल होता है, ठीक है इनका भी रोल होता है, लेकिन इंसान के बिहेवियर में इंसान के जो जिस्म फिजिकल जिस्म है उनके भी किरदार होता है। अच्छा फिजिकल जिस्म का क्या किरदार होता है, इसको समझने के लिए आप लोग देखें बॉडी केमिकल्स, हार्मोन्स इन ब्रेन पार्ट्स। हमारे जिस्म में कितने किस्म के मतलब केमिकल्स है जिसको हम स्पेसिफिकली न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। आप केमिस्ट्री वालों को खूब समझते होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास आ जाए सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, इसी तरह एटसेट्रा और सेरोटोनिन, गेबा, ग्लूटामेट, ये वगैरह वगैरह आ जाते हैं बॉडी केमिकल्स। हार्मोन्स में फिर आप लोग को पता है कि इंसुलिन आ जाते हैं, अदर वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ना ब्रेन जो आ जाता है, ब्रेन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। मैं आप लोग की एग्जांपल देता हूं कि हमारे नफ्सियात के साथ इन चीजों का क्या ताल्लुक है, कैसे ताल्लुक है। देखें अभी एग्जांपल को, हमारे पास जो चीज हम मेमोराइज करते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है, हमारे मेमोरी में बॉडी केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा केमिकल इन्वॉल्व होता है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। जब भी हम हमारे बॉडी में, हमारे जहन में जब एसिटाइलकोलिन की लेवल मतलब अच्छी होती है, ऑप्टिमम लेवल पर होती है, पीक लेवल पर, तो हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है। जब हमारी मेमोरी कमजोर होती है तो उस वक्त हम आप लोगों को ये भी समझना चाहिए अपने माइंड में, क्या मेरे दिमाग में मतलब मेरे जिस्म में एसिटाइलकोलिन की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हम ब्रेन, सर ये किस तरह से ज्यादा और कम होता है, मतलब डिफिशियंसी या एक्सेस किस तरह था?
इसकी डिफिशियंसी का ताल्लुक हमारे न्यूट्रिशन के साथ है, हम जो खुराक खाते हैं उनके साथ भी ताल्लुक है। इसके अलावा हमारी नफ्सियात के साथ भी उनके रिलीज, उनके प्रोडक्शन, उनके स्टॉप होने, उनके ज्यादा होने के साथ उनका ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है? देखिए, हम नफ्सियाती तौर पर अगर ज्यादा टेंशन लेते हैं, किसी चीज के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, किसी चीज के बारे में ज्यादा खौफ रखते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, तो यही नफ्सियाती परेशानी और टेंशन और ये जो ज्यादा फिक्र होती है, ये हमारे मैदे को मुतासिर करते हैं। जिस तरह हमारे मैदे को मुतासिर करते हैं, तो इसी तरह हमारे अदर फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस को भी मुतासिर कर लेते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कोलीन का लेवल है वो डाउन हो जाता है। जब वो डाउन हो जाता है तो फिर इसी तरह हम ये कह सकते हैं हमारी मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? अच्छा, हमारी मेमोरी में ब्रेन का जो पार्ट है जो इसमें इन्वॉल्व है उसको हम हिपोकैम्पस कहते हैं। कल्चरल स्कूल ऑफ थॉट ये क्या कहता है? ये कहते हैं कि कल्चर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर साइकी। साइकी से मतलब हमारा बिहेवियर। हमारा जो कल्चर होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी से हम मुतासिर होते हैं। वो हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हमने कैसे बिहेवियर परफॉर्म करना है, कैसे बिहेव नहीं करना। ठीक है? इसमें स्पेशली हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स है, कल्चरल वैल्यूज है, ये काफी ज्यादा रोल अदा करते हैं।